तो G21 की बैठक जारी है। और G21 में क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आज जैसे ही G20 शिखर सम्मेलन की शुरुआत हुई तो प्रधानमंत्री मोदी ने अफ्रीकन यूनियन को भी इस गुट में शामिल करने की बात कही। सर्वसम्मति से ये इजाजत भी मिल गई। तो भारत की पहल पर अब अफ्रीकी समूह भी G20 का हिस्सा हो गया है, यानी कि G20 अब G21 बन गया है। और ये अभी इसका जो पहला सत्र चल रहा है, ये वन अर्थ की एक ही जमीन है, हम सब इसके बाशिंदे हैं, उसे लेकर क्या बेहतर बनाने की कोशिश करने के लिए कदम उठाने होंगे, उस पर माथापच्ची हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपना मूल मंत्र दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। इसके बिना ये जो जमीन है, ये वन अर्थ जो है, ये बेहतर नहीं हो पाएगी। और अफ्रीकी समूह के शामिल होने से एक बात यह भी साफ हो रही है कि जो साउथ की लीडरशिप है, यानी कि विकासशील देशों की लीडरशिप, उसकी कमान अपने हाथों में लेते दिख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। अब नॉर्थ और साउथ के बीच किस तरह की कोऑपरेशन बन पाती है, यही देखना बाकी है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज अपने शुरुआती संबोधन में किस तरह से खाका खींचा G21 का, उस पर एक नजर। सबका साथ की भावना से ही भारत ने प्रस्ताव रखा था कि अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दी जाए। सबकी सहमति से मैं अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं। कुछ देर पहले मोरक्को में आए भूकंप से प्रभावित लोगों के प्रति मैं अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करना चाहता हूं। इस कठिन समय में पूरा विश्व समुदाय मोरक्को के साथ है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में उथल-पुथल हो, टेररिज्म और साइबर सिक्योरिटी हो, हेल्थ, एनर्जी और वाटर सिक्योरिटी हो, वर्तमान के साथ ही आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें इन चुनौतियों के ठोस समाधान की तरफ बढ़ना ही होगा। यह हम सभी के साथ मिलकर चलने का समय है और इसलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का मंत्र हम सभी के लिए एक पथ प्रदर्शक बन सकता है। तब तो सबको साथ लेकर ही जो मौजूदा चुनौतियां हैं, और खासकर आर्थिक और वित्तीय सहयोग को लेकर कोरोना काल, उसके बाद यूक्रेन युद्ध, उससे जो अर्थव्यवस्था और जो ताना बाना है अंतर्राष्ट्रीय, वो जो थोड़ा स्ट्रेन के अंदर आया है, डामाडोल हुआ है, उसको दुरुस्त कैसे किया जाए, ये एक बड़ी चुनौती है। मेरे साथ कुछ एक्सपर्ट्स जुड़ गए हैं। दीपक वोरा, किसी परिचय के मोहताज नहीं, एनर्जेटिक एज एवर, यंग एज एवर, सात समंदर पार से हमारे साथ जुड़ गए हैं। SD मुन्नी साहब मेरे साथ लगातार बने हुए हैं, गौरी द्विवेदी भी हैं साथ मेरे, और आसिफ रमीज दाऊदी। इसके अलावा मेरे सहयोगी आशीष कुमार सिंह भी स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। लेकिन जो ये इतनी बड़ी बारात इकट्ठा हुई है और दुल्हन की तरह दिल्ली जो सजी हुई है, इसमें एक फूफा भी हैं, उनका नाम है चीन। तो चीन को लेकर अमेरिका से अभी द्विपक्षीय वार्ता हुई है, द्विपक्षीय वार्ता होनी है इंग्लैंड के साथ भी, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान के साथ भी। लेकिन चीन के साथ कोई द्विपक्षीय वार्ता भारत नहीं कर रहा है और चीनी राष्ट्रपति यहां आए भी नहीं है। इसे किस तरह से अनफोल्ड होते आप देख रहे हैं? रिश्तों में खलिश है, ये तो जग जाहिर है। जी बिल्कुल संदीप जी, रिश्तों में खलिश है, पूरी तरह से है। आज से नहीं, जब से गलवान हुआ है तब से है। और भारत ने काफ़ी कोशिश करी है कि किसी न किसी तरह से ये रिश्ते थोड़े बेहतर हो सके, बट चीन की तरफ से कोई रेसिप्रोकल बिहेवियर अब तक नहीं दिखा है। जहाँ तक G20 में शी जिनपिंग की एब्सेंस की बात कहें, ये भारत का बहुत अच्छा निर्णय है और ये निर्णय मोदी जी ने 2014 से लेना शुरू किया।
दैट जो भी डिसीजन होंगे या जो भी बात होगी लीडर्स की, वो शी जिनपिंग के साथ होगी। चाइना का प्रेसिडेंट है जो सारी पावर वील्ड करता है, उनके पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में उनके प्रीमियर की कोई भी अथॉरिटी नहीं है। हमने देखा था पिछले प्रीमियर को तो बीच में से पार्टी कांग्रेस में से उठा के ले जाया गया था और वो कहां गए किसी को पता नहीं चला उसके बाद। तो ली चांग के साथ अगर मोदी की बैठक नहीं हो रही है और बायलैटरल नहीं हो रहा है, ये बहुत अच्छा निर्णय है, क्योंकि संदेश जा रहा है कि बात सिर्फ उसी नेता से करी जाएगी जिसकी अपने प्रदेश पे, अपने देश के ऊपर एक पकड़ है। सो टू दैट इफेक्ट इट्स गुड कि ली चांग के साथ कोई बायलैटरल नहीं हो रही। अब शी जिनपिंग नहीं, पर इसमें एक पेंच भी है क्या गौरी? सॉरी टू इंटरप्ट। श्योर। देखिए, ये जो समूह है G20, G21 हो गया, इसका प्राइमरी फोकस आर्थिक और वित्तीय सहयोग पर है जी। और अगर हम चीन के साथ, ठीक है हमारी दुश्मनी है, पर हम कारोबार तिजारत पर नजर डालें, बैलेंस ऑफ ट्रेड पर नजर डालें, कुल मिलाकर कारोबार चीन के साथ 9 लाख करोड़ का है। यस। उसमें हम 7.5 लाख करोड़ का आयात करते हैं, Import तो बैलेंस ऑफ ट्रेड इज ह्यूजली इन फेवर ऑफ चाइना। इसे हम नजरअंदाज कर सकते हैं क्या? अभी हम उनके कारोबारी दबाव में हैं, आंखें कितनी भी तरेर ले। ये भी एक कड़वी हकीकत है। ये एक सच है। हमारी बायलैटरल रिलेशनशिप का बहुत बड़ा सच ये है कि हमारा ट्रेड इम्बैलेंस चाइना के साथ है और बढ़ रहा है, और इसके लिए हमें कुछ कदम उठाने चाहिए। और दुर्भाग्य है कि अब तक हम इसमें आगे उतना नहीं बढ़ पाए हैं जितना हमें बढ़ना चाहिए। बात की गई बहुत डीकपलिंग को लेकर, और कहीं ना कहीं इस पे कि मैन्युफैक्चरिंग इंडिजिनस कैपेबिलिटी इंडिया को बढ़ानी पड़ेगी, पर उसमें मुझे लगता है और कदम बनाने की आवश्यकता चीन है। से लोग हटे भी कोरोना में, जो खुराफात की चीन ने, तो वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ज्यादा है। वियतनाम, इंडोनेशिया और मेक्सिको जाती दिखी, भारत में 2 ही आई। नहीं, देखिए ये बात सही है कि इस विषय पे, इस दिशा में हमें और काम करने की आवश्यकता है, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू ये भी है कि अब पोस्ट कोरोना एक रियलाइजेशन ये भी आ गई है कंपनीज में कि वो चाइना +1 भी रख सकती हैं। अगर वो चाइना से ना भी निकलें तो चाइना को अपना डीरिस्क करने के लिए चाइना के अलावा एक दूसरे देश में भी निवेश कर सकती हैं, और वो देश इंडिया बन रहा है। और एक और बहुत बड़ा एस्पेक्ट जो ग्लोबल ट्रेड रिलेशंस में आया है वो है टेक्नोलॉजी को लेके। अभी दुनिया भर में, स्पेशली डेवलप वर्ल्ड में, ये फैक्ट है कि इस दिशा में काम हो रहा है कि सेमीकंडक्टर्स, एआई, मशीन लर्निंग, ये जितनी भी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज है, इसमें चाइना को वो आगे नहीं बढ़ने देना चाह रहे हैं। इसमें बड़ा सवाल ये भी है कि रूस और चाइना का क्या एक नेक्सस बन रहा है, और भारत को काउंटर पॉइज की तरह उसके बरक्स खड़ा करने की भी कोशिश की जा रही है, खास वेस्ट की तरफ से। और इस पहलू को डिटेल में समझाने वाले हैं अब मेरे सहयोगी आशीष सिंह। दो आशीष हैं, एक हमारे फॉरेन एडिटर हैं और एक डिफेंस एडिटर। तो डिफेंस एडिटर साहब के पास चलते हैं। ये क्या एक चीनी रूसी गठबंधन के बरक्स भारत को खड़ा करने की भी एक कोशिश की जा रही है क्या? बिल्कुल, लेकिन ये एक ट्रायंगल है और रूस भी जानता है कि चीन के ऊपर बहुत लंबा भरोसा नहीं किया जा सकता। संदीप जी, ये जो आपने कुछ समय पहले एक पॉइंट रेज किया, तो जो ट्रेड डेफिसिट लगातार चीन के साथ में बढ़ रहा है, उसके नुकसान तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कि रहेंगे ही, क्योंकि जब तक भारत उतना सक्षम नहीं होता। लेकिन उसका एक इंटेंशनल, जो आपने बोला ना कि एक कुछ पेच है, क्या पेच? बिल्कुल, मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, स्ट्रैटेजिक डोमेन में अगर आप देखेंगे तो वो पेच है। अगर आप उस व्यापारी से जो बहुत ज्यादा पैसे लेता है आपसे, उसका व्यापार बढ़ जाएगा, तो वो आपसे झगड़ा करने के लिए 2 बार सोचेगा। और इसीलिए अगर आप पिछले 3-4 सालों का अगर आप ट्रेड डेफिसिट देखेंगे तो लगभग 64-65 बिलियन यूएस डॉलर से वो डेफिसिट अब 100 बिलियन डॉलर के पास भी जा चुका है। अब होता यह है इसमें कि अब चीन को ज्यादा सोचना पड़ेगा कि भारत के साथ में झगड़ा करना है या नहीं करना है, क्योंकि नुकसान उसका होगा। हाँ, हम बड़े बाजार हैं, माल कहां बेचेंगे भाई? दुनिया तो खरीद नहीं रही, भारत अभी भी ले रहा है। एग्जैक्टली। तो अगर आप इसे स्ट्रैटेजिकली देखें तो ये कोई बहुत देश के लिए अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन जो भी बात है उसमें हमारा फायदा कैसे हो, इसके पॉइंट ऑफ व्यू इस ट्रेड डेफिसिट को इंटेंशनली बढ़ने दिया गया है पिछले विशेष तौर पर 3 से 4 सालों में, जब जान रहे हैं कि क्षमता अब 2-4 सालों में तो तुरंत पैदा हो नहीं सकती, दशक लगते हैं उसे। चीन ने भी कभी 2-4 साल में शी जिनपिंग के अंडर में, उनके लीडरशिप में थोड़ी अचानक से वर्ल्ड की सबसे सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी बन गए। तो जब तक क्षमता बनेगी तब तक
लड़ाई ना हो इसलिए उस व्यापारी का ट्रेड डेफिसिट आप बढ़ाते रहिए, उस पे ज्यादा प्रेशर रहेगा कि उससे झगड़ा मत कीजिए आप, जो सबसे ज्यादा सामान खरीद रहा है। लेकिन एक और चीज है यहां पर कि चीन लगातार रूस के साथ में एक जो ग्लोबल पार्टनरशिप दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन रूस को भी पता है कि वो बहुत लंबा समय तक चीन पर विश्वास नहीं कर सकता। लेटेस्ट आप देखिए, कुछ दिन पहले चीन ने नया मैप जो इशू किया था, रशिया के भी कुछ जमीन पर उसे अपना जमीन बताया था। तो ये देखिए, ये चीन इस तरह की खुराफात चलती रहती हैं, दोस्ती भी चलती है, दुश्मनी भी चलती है, हित साधने की बात है। और जहाँ तक चीन हमें माल दे रहा है और इसलिए वो ज़्यादा आंखें तरेर नहीं सकता, पर हमने एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का पुट हमारे सकल घरेलू उत्पाद में 25% करने का एक लक्ष्य रखा था 2015 में। आज भी वो 15-16% पर ही है, तो वो कदम हमें अब तेज़ी से उठाने पड़ेंगे। लेकिन अमेरिकी पहलू पर निगाह डालें तो दीपक वोरा जो अमेरिका में ही मौजूद हैं, वो उनसे बेहतर कौन समझाएगा। दीपक वोरा साहब, हाउ इज अमेरिका ट्रीटिंग यू, और अमेरिका इस G20 शिखर सम्मेलन को किस निगाह से देख रहा है? हमारे हूँ सर, जब आपके चैनल पर होता हूँ खासतौर आपके साथ, बहुत कुछ सीखने को मिलता है और बाकी जो विशेषज्ञ हैं उनकी जानकारी मुझसे ज्यादा है। सुबह के 3:40 हुए हैं, 22 डिग्री तापमान है और वर्षा हो रही है। ये तो है अमेरिका का हाल। तो जो बाइडेन साहब बड़े खुश हैं कि वो भारत में पहुंच गए, वहां पर वर्षा। किस तरह से अमेरिका देख रहा है सर, सबसे पहली चीज आप मुझसे बेहतर जानते हैं, बड़ी इंसुलर सोसाइटी। इससे पहले कि जो बाइडेन साहब दिल्ली पहुंचे, कोई दिलचस्पी नहीं। इनकी दिलचस्पी थी मैकडोनल्ड ट्रंप ने क्या नाम, डोनाल्ड ट्रंप साहब जेल में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, जो बाइडेन के अगेंस्ट इम्पीचमेंट होगी कि नहीं होगी, उसके जो साहिबजादे हैं शिकारी बाइडेन, शिकारी नहीं क्या हंटर बाइडेन, वो उसका क्या होगा, ये सब चीजें थी। और ये आदमी जेल से भाग गया, ये हो गया, वो हो गया। अब ये फोकस करने लग गए इंडिया। इसमें एक अहम चीज है सर, जो जॉइंट स्टेटमेंट जो व्हाइट हाउस का रीड आउट आया था, बहुत लंबा चौड़ा ऑन बायलैटरल मीटिंग हुई थी जो बाइडेन नरेंद्र मोदी, एक चीज ये जितनी एरियाज की बात की हमने, सेक्टर्स की, टेक्नोलॉजी, डिफेंस, स्पेस, हेल्थ, ये वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि हमारा जो रिलेशनशिप है, इट इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड ट्रस्ट। ये ट्रस्ट बहुत, चीन की सबसे बड़ी समस्या है कि दुनिया में ट्रस्ट। अमेरिका में बाई पार्टीजन है, चाहे आप रिपब्लिकन है, चाहे डेमोक्रेट हैं, चाहे टी पार्टी के मेंबर हैं, सब लोग चीन से दुश्मनी कर, और वो दुश्मनी सिक्योरिटी की है, इकोनॉमिक। रशिया के साथ दुश्मनी केवल सिक्योरिटी की, इकोनॉमिक कोई कॉम। तो ये चार महाशक्तियां जो है सर, दिस इज द व्यू फ्रॉम अमेरिका। आपने पूछा, मैं बता रहा हूं। 4 महाशक्तियां, यूनाइटेड स्टेट, इंडिया, चाइना एंड रशिया, और पांचवी कोई नहीं है। ये फ्रांस को भूल जाओ, अगर ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स ना होते तो भूटान जितना इनका इन्फ्लुएंस तो होता। ऐसे में दीपक वोरा, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, ऐसे में कल जो द्विपक्षीय ये वार्ता हुई, बायलैटरल टॉक्स हुई जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में, और उसमें यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट के लिए पुरजोर वकालत जो बाइडेन करते दिखे, और जो जून में मसौदे समझौते हुए थे वो और पुख्ता शक्ल जो अख्तियार करते दिखे हैं, उसमें सबसे बड़ा हासिल आप क्या पाते हैं, बड़ी खबर क्या देखते हैं आप उसमें? सर उसमें मेन चीजें जो हैं, एक तो ये माइक्रोचिप्स के बारे में जो अग्रीमेंट हुआ था मार्च में, द मोस्ट इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट हमने न्यूक्लियर डील के बाद साइन किया, वो बहुत अहम एक चीज रही है। दूसरा, हम लोग एनर्जी के बारे में जो बातचीत की, क्लाइमेट चेंज के बारे में, हेल्थ के बारे में, ये सब सेक्टर्स है। स्पेस टेक्नोलॉजी, आर्टेमिस में हम साइन करें। कटिंग एज टेक्नोलॉजी भारत को चाहिए, भारत का मार्केट अमेरिका को चाहिए। और अगर आप अब बात कर रहे थे चाइना प्लस, आई एम सॉरी, चाइना प्लस जैसी कोई चीज नहीं है, इट्स इंडिया ओनली। चाइना माइनस हो चुका है ग्लोबल। चाइना प्लस में क्या रशिया उस तरफ जा सकता है? चाइना प्लस रशिया उन पर भरोसा नहीं करता है सर। ये इट्स अ मैरिज ऑफ इनकन्वीनियंस। ये अभी रशिया उसको स्वीकार करे। 10 साल जब सोवियत संघ टूटा था तो हाथ जोड़ते रहे रूस के लोग पश्चिम की तरफ कि टाइगर हमको ईयू में शामिल करो, नेटो में शामिल करो। जूते पड़े तो फिर चीन की तरफ देखने लगे। दे डोंट ट्रस्ट चाइना एट ऑल। ये इंटरनेट की फिल्म देखिएगा, रशिया बिट्रेड
नंबर 1 दुश्मन जो उसको बिट्रे कर रहा है वो चाइना है। और ये सेंसेशनल हिट है रशियन लैंग्वेज में, किसी दिन आपको अनुवाद करके इसको सुनवाऊंगा, ये फिल्म आप देखिएगा। भरोसा बिल्कुल नहीं करते। अभी तक 20 साल पहले तक तो रशियंस क्या कह रहे हैं, चाइना कौन सा 5th वर्ल्ड कंट्री है, लेकिन अब क्योंकि अमेरिका और बाकी पश्चिमी देशों ने प्रेशर डाला है तो वो चाइना के साथ है। बट ये इनकन्वीनियंस है, तलाक भी बहुत जल्दी आपने होगा। आपने आपने रूस पूरा भरोसा नहीं है, शब्द सर। इस्तेमाल किया दीपक वोरा। एसडी मोनी साहब देखिए, भरोसेमंद दोस्त था रूस हमेशा। हम जब दिक्कत में आए रूस ने हमेशा हमारा साथ दिया। पर जो जियोपॉलिटिक्स इस वक्त इवॉल्व हो रही है, रूस और भारत हमारे बीच का वो भरोसा उसी लेवल उसी स्तर का है या कुछ सवालिया निशान भी खड़े हो गए? देखिए, उसमें सवालिया निशान तो खड़े हो गए हैं, लेकिन भरोसा अभी भी है। और वो भरोसा मुझे लगता है आने वाले 10, 15, 20 साल तक चलेगा, क्योंकि हमारी जो डिफेंस रिक्वायरमेंट्स हैं वो रूस के अलावा और अभी तक किसी ने बहुत अच्छी तरह से नहीं पूरी की है। अब अमेरिका आना चाहता है, लेकिन अभी बहुत फासला है उसमें। एक बात मैं और बता दूं कि जो दीपक कह रहे थे कि रूस का चीन पर विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं, ये बात सही है, ये बात सही है। लेकिन ये अमेरिका और यूरोप ने पुश कर दिया है रूस को कि उनके पास और कोई ऑल्टरनेटिव ही नहीं है बजाय चीन पे डिपेंड करने के लिए। और चीन पैसा देता है उनको, चीन के पास पैसा है अभी इस वक्त। तो ये बात ज़रूरी है कि चीन और रूस के अंदर, रूस के बीच में जो रिश्तेदारी है, जो रिलेशनशिप है, उसमें भरोसे की कमी है, ज़रूरत ज़्यादा है, एक दूसरे की ज़रूरत ज़्यादा है, भरोसे की कमी है। और इसमें यूक्रेन का पेंच क्या भारत अपनी कूटनीति के जरिए सही तरीके से साध पाया है क्या? यूक्रेन एक अभी भी एक टिपिंग पॉइंट बना हुआ है क्या? जी, हम लोग भारत में बैठ के बड़ी लंबी चौड़ी बात करते हैं कि हम ये समाधान कर देंगे, वो समाधान कर देंगे। यूक्रेन का समाधान हमारे पास नहीं है। हाँ। यूक्रेन का समाधान अमेरिका के पास में है, यूक्रेन का समाधान रूस के पास में है। जब तक अमेरिका और रूस की इक्वेशन, जब तक यूरोप और रूस की इक्वेशन ठीक नहीं होगी, तब तक यूक्रेन का समाधान आसान नहीं लगता है मुझे। तो G21 शिखर सम्मेलन की बैठक जारी है। कई मुद्दों पर बात हो रही है, उसकी जानकारी हम लगातार आपको दे भी रहे हैं, लेकिन साइडलाइंस पर भी बहुत अहम समझौते हो रहे हैं। और बड़ी खबर यह आ रही है कि भारत, अमेरिका और सऊदी अरब के बीच रेल और पोर्ट को लेकर कुछ अहम समझौते होने हैं। इससे मिडिल ईस्ट, भारत और यूरोप की जो कनेक्टिविटी है वो बढ़ने वाली है। यूएई भी इस समझौते में शामिल हो सकता है, ऐसी भी खबर आ रही है। विस्तार से बताएंगे मेरे सहयोगी आशीष। आशीष, बिल्कुल, और ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा G20 समिट के साइडलाइंस में। मैं ये कहूंगा इनफैक्ट कि अगर टॉप 3 G20 के अचीवमेंट्स होंगे तो ये उसमें टॉप 3 आउटकम्स में से एक होगा G20 का, जिसमें यूरोप से भारत डायरेक्टली बाय ट्रेन एंड शिप, ये एक बहुत बड़ा कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जिसको लेकर मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट 1, 2 नहीं बल्कि 3 देशों के बीच में साइन होगा। वो भी मोस्ट प्रोबेबली आज ही हो जाएगा। अगर आज कोई चीजें अटक गई तो फिर वो ज्यादा कल हो जाएगा। और ये देखिए, यूरोप से भारत ट्रेन एंड शिप, और ये जो आपको पूरा एक रूट दिखाई दे रहा है, इमेजिन कीजिए ये कितना 3 अलग अलग एरिया, जो विश्व के अगर आप रीजन्स देखें, यूरोप अपने आप में एक बहुत बड़ा रीजन, उसके बाद में आप देखिए कि सऊदी अरब, यानी कि आप मानिए कि मिडिल ईस्ट पूरी तरह से कवर हो जाएगा, और फिर उसके आगे भारत। एक ऑप्शन ये पूरा ट्रेन का है। दूसरा ऑप्शन, नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं और आपको दिखाते हैं कि हाफ ट्रेन और हाफ पोर्ट वो किस तरह से होगा। ये देखिए, जो आपको यूरोप से लेके सऊदी अरब तक ट्रेन वाला ऑप्शन दिख रहा है, क्योंकि वो लैंड वाला कनेक्शन है, और सऊदी अरब से भारत आगे पोर्ट्स के जरिए, यानी कि शिपिंग लेन के जरिए उस सेकंड पार्ट को कनेक्ट किया जाएगा। दोनों ऑप्शन को एक्सप्लोर किया जाएगा। अभी ये एग्जैक्टली किन किन देशों से होके जाएगा, किन किन शहरों से होके जाएगा, इसकी डिटेलिंग सामने नहीं आई है, लेकिन एक बहुत बड़े अचीवमेंट में से एक, जब सऊदी अरब, यूरोप और भारत एक बड़ा मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट साइन करेंगे। आशीष, एक छोटा सा पर मैं जवाब चाहूंगा।
अमेरिका, भारत, यूरोपियन यूनियन, सऊदी अरब ये साथ आ गए तो ठीक, लेकिन जो ये रेल रूट होगा ये तो पाकिस्तान से होकर फिर ईरान इराक से निकलेगा। ये पाकिस्तान हमारी मुनाबाव पर ट्रेन जो खोखरा पार मुनाबाव है उससे आगे तो रेल रूट बन नहीं पाया। एक पेज क्या ये भी सुलझाना बाकी रह जाएगा। इसीलिए सेकंड ऑप्शन वाला चीज रखी गई है कि सऊदी अरब के बाद ऑप्शन को आप सी रूट से ले सकते हैं, जो कि जाहिर सी बात है कि 80 से 90% व्यापार और जो रूट होता है विश्व का वो समुद्र के जरिए से ही होता है। और इसीलिए इस तरह से दो ऑप्शन एक्सप्लोर किए गए। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, अग्रीमेंट अभी साइन नहीं हुआ, यानी कि इसको लेकर काम शुरुआत हो जाएगा और हो गई शुरू है हो जाएगा। और एक और रास्ता क्या खुलता दिखेगा, और कनेक्टिविटी, दैट इज द की वर्ड। तो जो पहला सत्र है G21 शिखर सम्मेलन, अब ये G20 से G21 हो गया है, अफ्रीकी समूह भी शामिल हो गया है। तो पहला सत्र जो वन अर्थ था अब वो खत्म हो गया है, और अब समानांतर एक और जो धारा बह रही है संबंधों, रिश्तों को और पुख्ता करने की, द्विपक्षीय वार्ताओं का सिलसिला भी अब शुरू होने वाला है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चार राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष से मिलने वाले हैं। इसमें ऋषि सुनक यानी कि ब्रिटेन शामिल है, साथ ही साथ जापान, इटली और जर्मनी। और यहां क्या बातचीत होंगी, सिलसिलेवार तरीके से थोड़ा आपको सीधी सादी सरल भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं। आशीष, ऋषि सुनक के साथ बातचीत किन बिंदुओं पर केंद्रित होगी? पिछले 2 दिनों से वो 2 टूक ये भी कहते पाए गए हैं, आतंकवाद जिसका दंश भारत ने बहुत सालों से झेला है कि ये खालिस्तानियों के लिए कोई जगह नहीं है, वो बड़े साफ शब्दों में इस बात को रीआइटरेट करते दिखे। जी बिल्कुल। और पिछली बार जब उनकी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात हुई थी संदीप जी, तब प्रधानमंत्री ने सबसे उच्च स्तर पर खुद ही इस मामले को उठाया भी था, और जिसके बाद हमने अपने हाई कमीशन के बाहर एक्शन लेते हुए यूके अथॉरिटीज़ को देखा भी था। मैं बता दूं आपको, 2:45 बजे ये मुलाकात शुरू होनी है ऋषि सुनक के साथ प्रधानमंत्री मोदी की, फॉलोड बाई जापान एंड जर्मनी, और शाम 5:30 बजे इटालियन प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात होगी। जहां तक मुद्दों की बात है, बहुत क्लियर कर दिया है ऋषि सुनक ने यहाँ आने से पहले ही कि ट्रेड अग्रीमेंट उन्हें नहीं लगता कि इस बार कंक्लूड हो पाएगा, लेकिन उस पर बातचीत ज़रूर होगी। इसके अलावा जापान क्वाड के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है, चाइना को काउंटर करने के लिए हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। जापान तो बल्कि मैं ये कहूं, हम बहुत ज्यादा बातें अमेरिका, रूस और चीन की कर रहे हैं। स्ट्रैटेजिक पार्टनर के तौर पर जापान और भारत के रिश्ते धीरे धीरे ओवर द इयर्स, पिछले 2 दशकों में देखें तो सबसे ज्यादा मजबूती किसी रिश्ते में है तो भारत और जापान के रिश्ते में। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, और मुझे लगता है कि इमीडिएट नेबरहुड में हमारे लिए आज की तारीख में जापान से ज्यादा महत्वपूर्ण कोई और देश नहीं है, जिसका जिक्र मैं कर रहा था। आप क्वाड के लिहाज से देखें, चाइना को काउंटर करने के लिहाज से देखें, और आज की बैठक में मुझे लगता है औपचारिक न्योता भी प्रधानमंत्री उनको दे देंगे, क्योंकि इंडिया चाहता है संदीप जी कि अगले साल फर्स्ट क्वार्टर में ही क्वाड की बैठक भी बुलाई जाए और उसको किसी तरह कोरिलेट कर लें। अगर 26 जनवरी बल्कि सभी राष्ट्राध्यक्षों को 26 जनवरी पर बतौर मेहमान बुलाने का भी एक तरह से कहीं सूत्र ये खबर भी दे रहे थे, वो सबसे बड़ा डिस्प्ले ऑफ पावर हो जाएगा चुनावी साल में। बिल्कुल ठीक, हाँ बिल्कुल चुनावी साल में। और कोशिश ये, और एक बार और ग्रैंड इमेजिंग होगी कि भाई अगर ये सारे देशों, देखिए ये 2 बजे के करीब जो तस्वीरें आ रही हैं, 2 बजे के करीब स्पाउसेस को जाना था संदीप जी, मैं बता देता हूं आपको। क्राफ्ट बाजार में जाकर के जयपुर हाउस में वो लोग विजिट करने वाले थे, संभवतः ये सभी लोग आहिस्ता आहिस्ता वहां पहुंचने शुरू हो गए हैं, लेकिन मुख्य फोकस हम लोगों का बायलैटरल मीटिंग्स पर होगा। और जैसा मैंने आपको बताया और बता भी रहा था कि शाम 5:30 बजे फिर इटालियन प्राइम मिनिस्टर के साथ प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात होनी है। ये जो राष्ट्राध्यक्ष की जो बीवियां हैं उनको हैंडीक्राफ्ट बाजार ले जाना, ये वो पुरानी मानसिकता की औरतें तो शॉपिंग ही करती हैं, कुछ उसकी तरफ इशारा नहीं करता है क्या गौरी? ये बड़ा एक वो जो हम बात कर रहे हैं अपनी सॉफ्ट पावर की। अच्छा। तो सॉफ्ट पावर को अगर हम डिस्प्ले करेंगे तो उसमें कल्चर, फूड, अपने म्यूजिक, डांस, ये सब आ जाएंगे। तो म्यूजिक, ये डांस पैट्रियार्कल जो सेटअप है उसकी भी एक वानगी दिखती है। नहीं, ये दुनिया भर में है। नहीं, अगर इटालियन प्राइम मिनिस्टर आएंगी तो उनके साथ अगर उनके स्पाउस जाएंगे तो फिर उनको हैंडीक्राफ्ट बाजार नहीं ले जाया जाएगा। पैट्रियार्कल माइंडसेट हम ब्रेक कर रहे हैं वहां पर। बट ये सॉफ्ट पावर का डिस्प्ले है इंडिया की, तो मुझे लगता है इसमें काफी पूरे देश भर से सारे आर्टिसंस आ रहे हैं, और ये हमारी जो कल्चर है और हेरिटेज है जिसकी बहुत बात की जा रही है, उसका भी एक अच्छा डिस्प्ले होगा। उसका भी डिस्प्ले हो गया है, बट हैजंट इट बीन डन टू डेथ
इंडिया हेरिटेज कल्चर इंडिया अब सॉफ्ट पावर या सिर्फ हेरिटेज और कल्चर की बात करने वाला देश नहीं रह गया है। दीपक वोरा साहब, अभी जो मैम ने कहा है बिल्कुल सही कहा है सर। जब वो उनकी पत्नी साथ में आई है, वो तो द्विपक्षीय वार्ता में भाग नहीं ले सकती, तो क्या करेंगे आप? बोलेंगे जाके होटल में सो जाओ। तो ये अच्छा है कि आप उनको कुछ दिखाइए, उनका भी कुछ उनका आइडिया बने कि क्या क्या हो रहा है इस देश के अंदर। अब ये जो हमने बात की है ना, द कल्चरल पावर ऑफ इंडिया, सर मैं एक चीज आपको बता देता हूँ। इस समय आप भारत का जो देखते हैं वो है कॉम्प्रिहेंसिव विल पावर। एक तरफ आपकी मिलिट्री स्ट्रेंथ है, डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ है, आपकी टेक्नोलॉजिकल स्ट्रेंथ है, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है। ये सब मिला के टुडे आप महाशक्ति बन चुके हैं सर। क्यों हम कई तो मेरे अफ्रीकन दोस्त जो है मुझसे पूछते हैं कि आप अपने आप को विकासशील देश क्यों कहते हैं। फिर मैं उनसे ये नहीं कहता कि भाई झारखंड जाके देखो आपको पता लग जाएगा। ये चीजें मैं नहीं कह पाता उनसे। हम पहुंच रहे हैं और फिर बार बार वो यही चीज कहते हैं कि वी हैव चोजन इंडिया एज आवर रोल मॉडल, और मैं वही जवाब हमेशा देता हूं, यही है राइट चॉइस बेबी। नहीं, उन्होंने रोल मॉडल इंडिया को चुन लिया। आप कह रहे हैं अफ्रीकी समूह, हमने उनकी सदस्यता की दावेदारी भी पेश की, पर अफ्रीका में दरअसल क्या अगर हम निवेश के मामले में देखें तो हर जगह चीनी निवेश ही होता दिख रहा है। क्या ये भी एक हकीकत है? नहीं सर, चीनी निवेश नहीं है, चीनी लोन्स उनको दिए। चीनी इन्वेस्टमेंट बहुत कम। ये उनको पैसा देते हैं कि हम पोर्ट बना देंगे, रेलवे लाइन बना देंगे, ये वो। कीनिया के अंदर एक रेलवे लाइन बना दी है जो एक खेत के अंदर जाके खत्म हो गया। तब पुशबैक शुरू हो चुका है और बहुत तेजी से हो रहा है। इंडिया इज रिस्पेक्टेड, चाइना इज सस्पेक्टेड। यही असली चीज है इस समय। और एक चीज मैं और कह देता हूं सर कि ये जो रिलेशनशिप है भारत की पूरी दुनिया के साथ, टाइम फ्रॉम हम लोग गरीब थे, हमारे पास खाने को नहीं था। 1960s में मिसेस गांधी गई थी अनाज मांगने के लिए। वी इंपोर्टेड 9 and 11 मिलियन टन। दुनिया में सबसे बड़े इंपोर्ट हमने अनाज। याद है आपको? उसके बाद हरी क्रांति आई थी, कहा गया था कि सोमवार को भोजन मत करिए। सर 1 साल 1966 तो मैं तो भूखा सोया हूं 52 दिन हर सोमवार को, क्योंकि ये नहीं कि हमारे पास पैसे नहीं थे, पर देश की पुकार थी। सो आई डिड नॉट ईट, दैट इज अ पर्सनल कमिटमेंट। नहीं, पर जब आप दीपक वोरा साहब जब आप कहते हैं कि हम महाशक्ति बन गए हैं, तो 81 करोड़ 10 लाख लोगों को 5 किलो मुफ्त का अनाज भी हम दे रहे हैं ना, और प्रति व्यक्ति आय के मामले में 142वें नंबर पर हैं। इन बातों को भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। हम ताल ठोक रहे हैं, हम आने वाला कल हमारा होगा, इस बात से कतई मैं इनकार नहीं करता, पर हकीकत से हम आंख नहीं मोड़ सकते। दीपक जी, आपसे था ये सवाल। आई कांट हियर यू सर। आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही थी, पर मैं सवाल दोहराने के बजाय एसडी मुनी साहब, आपका क्या टेक है इस बात को लेकर? मैं आपसे एग्री करता हूँ। देखिए, ये अच्छा लगता है कि हम बड़ी पावर हो गए हैं, अच्छी है, और काफ़ी हद तक उसमें प्रगति भी हुई है। लेकिन जब तक आप देश में इक्वालिटी को मुद्दे को ठीक नहीं करेंगे, और जीडीपी जैसा आपने कहा हम सबसे बहुत नीचे हैं। ये जो 20 कंट्रीज़ हैं उनमें सबसे नीचे हम हैं, और अगर ये हालत नहीं सुधरेगी तो आप जो लोगों की भावनाएं आपकी तरफ बढ़ रही हैं उनको आप पूरा नहीं कर पाएंगे, अपने देश के लोगों की भावनाओं को पूरा नहीं कर पाएंगे। और दूसरी एक बात और है, जब तक सामाजिक एकता नहीं रहेगी भारत में, तब तक भी आपको समस्या होगी। और इसमें मानने में कोई दो राय नहीं है कि अमेरिका जैसे दोस्त भी आपको बार बार याद दिलाते हैं कि आपकी डेमोक्रेसी और आपकी सोशल होमोजेनिटी ठीक होनी चाहिए, ठीक रहनी चाहिए, उसमें कोई पोलराइजेशन, उसमें कोई तनाव नहीं रहना चाहिए। और जब तक इन दो फ्रंट्स पर, सोसाइटी और इकोनॉमी में इक्वलिटी के फ्रंट पर हम काम नहीं करेंगे, बड़ी शक्ति नहीं बन तो ये अपने आप में चुनौतियां हैं। देखिए, अपने गिरेबान में कोई भी मुल्क जो ताकतवर होने का, महाशक्ति होने का ख्वाब देखता है, अपने गिरेबान में देखने की कुव्वत और काबिलियत भी होनी चाहिए। एक नया वीडियो अभी सामने आया है, G20 जो कि अब G21 समिट हो चुका है, उसको जरा देखिए और सुनिए। प्रदर्शक बन सकता है।
जब बरसों पुरानी चुनौतियां हमसे नए समाधान मांग रही है, 21वीं सदी का यह समय पूरी दुनिया को नई दिशा दिखाने वाला और नई दिशा देने वाला एक महत्वपूर्ण समय है। सबका साथ की भावना से ही भारत ने प्रस्ताव रखा था कि अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दी जाए। भारत की G20 प्रेसिडेंसी देश के भीतर और देश के बाहर इंक्लूजन का, सबका साथ का प्रतीक बन गई है। भारत में ये पीपल्स G20 बन गए। इस वक्त दो बड़ी खबर आ रही है G21 सम्मेलन को लेकर। पहले एक संशय था कि क्या कोई साझा बयान, कोई जॉइंट डिक्लेरेशन आएगी, और आती नहीं है तो क्या ये भारत की अध्यक्षता पर कुछ सवाल छोड़ जाएगी। अब ये सूत्र बता रहे हैं आशीष कि जॉइंट डिक्लेरेशन आने वाली है। तो क्या ये माने कि यूक्रेन वाला पेच या चीन का एतराज सॉर्ट आउट हो गया? देखिए, लार्जली संदीप जी वही यूक्रेन वाला इशू था, और जो सोर्सेज बता रहे हैं उसके मुताबिक उस इशू को सॉर्ट आउट कर लिया गया, और मीटिंग ऑफ माइंड्स है ये तय हो गया है कि 2 दिन की इस G20 की बैठक के बाद बाकायदा वो जॉइंट कम्युनिके, जॉइंट डिक्लेरेशन G20 की तरफ से जारी किया जाएगा। और मुझे लगता है कि ये एक अच्छी बात है, जब इतने बड़े बड़े नेता तमाम देशों के यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और अगर जॉइंट कम्युनिके नहीं आता तो निश्चित तौर पर सवालिया निशान होता है। जब से शिखर सम्मेलन शुरू हुआ 2008 से, हर शिखर सम्मेलन के बाद एक साझा बयान आता था, और इसके पहले जो कम्युनिके नहीं आया G20 के पहले, इसी वजह से ये सवाल खड़े हो रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो जॉइंट डिक्लेरेशन जारी ना हो पाए। तो ये एक अच्छी बात है, एक अच्छी खबर है जो हमें सोर्सेज ने बताया है कि जॉइंट डिक्लेरेशन जारी किया जाएगा। और एक और बड़ी खबर आ रही है, ये अमेरिका और भारत से जुड़ी हुई है। अमेरिका में इंडिया टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट एक्ट आ गया है। अमेरिकी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स पर अब पाबंदी हटेगी। ये आपको समझ नहीं आएगा, एक बार में समझ नहीं आएगा। समझाने के लिए दूसरे आशीष के पास आपको लिए चलते हैं। आशीष, समझाइए ये खबर क्या है? थैंक यू संदीप जी। और ये एक बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट है, और जैसे ही अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन यहां पर दिल्ली पहुंचे, कल शुक्रवार को यानी कि इंट्रोड्यूस कर दिया गया इंडिया टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट एक्ट अमेरिका हाउस में। और ये 2 लॉ मेकर जो कि दोनों के दोनों काफी स्ट्रांग हैं, यानी कि आप मान के चलिए कि अगर स्ट्रांग लॉ मेकर्स ने ये इंट्रोड्यूस किया है हाउस में तो फिर इसका पास होना तय है। जो ये एक्ट है, जो स्पेसिफिकली इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू एक्ट पास होगा, उसके तहत भारत को सेंसिटिव टेक्नोलॉजीज, इलेक्ट्रॉनिक असेंबलीज और साथ ही साथ जो हाई परफॉर्मिंग कंप्यूटर्स होते हैं उसका एक्सपोर्ट विदाउट एनी रेगुलेशन अब किया जा सकेगा। इससे पहले एक पूरा पेचीदा प्रोसेस होता था, चाहे वो डिफेंस नेशनल ऑथराइजेशन एक्ट के तहत हो 1998 के तहत, या फिर जो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स है अमेरिका में उसके लाइसेंस के प्रोसेस को लेकर। लेकिन अब वो बैरियर हट गया है। तो बैरियर हट गए हैं, वो पेच हट गया है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर अमेरिका से भारत के लिए और आसान कर दी गई है, और बाजार तो हम बड़ा है ही, इसमें भी कोई शक व शुबा नहीं है। मेरे साथ आज के लिए, अभी के लिए बस इतना ही। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।